नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है रिश्तों का खेल। रेखा और रेखा। अरे कहाँ मर गई? कल्याणी ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी ननद रेखा को आवाज दी। तो 16 वर्षीय रेखा जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलकर घर के आंगन में आई और बोली, क्या हुआ भाभी? भाभी की बच्ची एक काम ढंग से नहीं कर सकती क्या? चिल्लाते हुए कल्याणी बोली, लेकिन भाभी ऐसा मैंने क्या कर दिया? आपने तो मुझे कपड़े धोने को कहा था ना, और मैंने कपड़े मशीन में धुलने डाल दिए। तो कल्याणी आग वो बबूला होते हुए बोली, मेरी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ तूने मशीन में धुलने डाल दी। अगर हाथ से धो देती तो हाथ घिस जाते क्या? लेकिन भाभी मुझे क्या मालूम था कि वह साड़ियाँ मशीन से नहीं बल्कि हाथ से धोनी हैं। अगर ऐसा था तो आप मुझे पहले बता देती, रेखा ने कहा। तो कल्याणी ने एक जोरदार तमाचा रेखा के गाल पर जड़ दिया। बदतमीज, एक तो मेरी साड़ियाँ खराब कर दी और ऊपर से मुझे जवाब देती हैं। लेकिन भाभी इसमें मेरी कहाँ गलती है? आगे से आप अपने कपड़े खुद ही धो लीजिएगा, मुझसे मत कहिए, रेखा ने कहा। अच्छा, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। रेखा का हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए उसकी भाभी कल्याणी बोली। आह भाभी छोड़ो मुझे, रेखा दर्द से कराते हुए बोली। तो उसी समय किशन लाल जी वहां आए और अपनी बेटी का हाथ छुड़ाते हुए बोले, अरे ये क्या हो रहा है बहू? तभी कल्याणी बोली, अरे एक काम ढंग से नहीं किया जाता आपकी बेटी से। तो क्या हुआ बहू? बिन माँ की बच्ची है, वह नादान है। तुम तो समझदार हो ना, नादान नहीं, कुछ ज्यादा ही होशियार है वह। जानबूझकर ऐसे काम करती है कि दोबारा उसे कोई काम करने को कहा ही न जाए। समझा दीजिए इसे, अगली बार अगर मेरे साथ ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर जैसे ही कल्याणी अपने कमरे में जाने लगी, तभी उसका पति राजेश कमरे से बाहर आया और बोला, क्या हुआ कल्याणी? पूरा घर सर पर क्यों उठा रखा है? आखिर क्या बात है? अरे एक तो तुम्हारी बहन ने मेरी इतनी महंगी साड़ी वॉशिंग मशीन में धोकर खराब कर दी, ऊपर से आप मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैंने पूरा घर सर पर क्यों उठा रखा है। क्यों, तुम अपने कपड़े खुद नहीं धो सकती क्या? क्यों उस बेचारी को परेशान करती हो? उसकी परीक्षा नज़दीक है, अगर थोड़ा काम तुम कर लोगी तो घिस नहीं जाओगी। अच्छा, अब मैं काम करूंगी तो इन लोगों का क्या अचार डालूंगी? कल्याणी के इतना बोलते ही राजेश अपना आपा खो बैठा और एक के बाद एक जन्नाटेदार थप्पड़ अपनी पत्नी के मुंह पर जड़ दिए। तो कल्याणी गुस्से से दहाड़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तो क्या आरती उतारूं तुम्हारी, जो आए दिन घर में कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करके रखती हो? बेटा बहू को यूं लड़ते देख किशन लाल जी बोले, नहीं बेटा, यूं हाथ उठाना तुम्हें शोभा नहीं देता। घर में छोटी मोटी बातें तो चलती ही रहती हैं, लेकिन तुम लड़ाई मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। तभी गुस्से से भड़कते हुए कल्याणी बोली, बस रहने दीजिए, आप तो कुछ बोलिए ही मत। खबरदार कल्याणी, जो मेरे पिताजी से इस तरह बदतमीजी से बात की तो क्या? मैं डरती नहीं किसी से, अभी मैं अपने माँ पापा को फोन करके बुलाती हूँ। ऐसा कहते हुए कल्याणी पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। देख बेटा, बहू को रोक ले, यूं बात बढ़ाकर कोई फायदा नहीं। नहीं पिताजी, आप हर बार मुझे समझा बुझाकर मामला शांत करने को कहते हैं, और यही कारण है कि उसकी हिम्मत आज इतनी बढ़ गई है। इधर कल्याणी ने गुस्से में आकर अपनी माँ को फोन लगा दिया और रोते हुए बोली, माँ, ससुराल में सब मुझसे लड़ते झगड़ते हैं, आज तो आपके दामाद ने मुझ पर हाथ भी उठाया। मुझे यहाँ नहीं रहना, जल्दी से आकर मुझे ले जाओ। कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी। इतना सुनते ही उसकी माँ संतोषी देवी गुस्से में आ गई और बोली, अच्छा, उनकी इतनी हिम्मत? तो चिंता मत कर बेटी, अब तू एक पल भी उस घर में नहीं रहेगी। तू अपना बैग तैयार रख, मैं अभी तुझे लेने के लिए तेरे पापा को भेजती हूँ। अरे क्या हुआ भाग्यवान, किससे बात कर रही थी? कल्याणी के पिता आकाश जी ने पूछा। तो संतोषी जी बोली, आपकी बेटी का फोन था, आज तो उसके ससुराल वालों ने सारी हदें पार कर दी। उसके घर इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि उसके पति राजेश ने बिना मतलब हाथ उठा दिया मेरी बच्ची पर। क्या मेरी बेटी पर हाथ उठाया उसने? इतना कहते हुए आकाश जी गुस्से में उठ खड़े हुए और तुरंत गाड़ी लेकर अपनी बेटी को लेने निकल गए। थोड़ी ही देर में वे अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गए। कल्याणी
ओ बेटी कल्याणी, आकाश जी ने पुकारा। तभी कल्याणी बाहर आई और अपने पिता के गले लगकर रोने लगी। रो मत बेटी, अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी समय उसके ससुर किशन लाल जी भी बाहर आ गए। नमस्ते भाई साहब, आइए बैठकर बातें करते हैं, किशन लाल जी ने कहा। तो कल्याणी के पिता आकाश जी बोले, अरे मैंने अपनी बेटी की शादी की थी, इस घर में बेचा नहीं था जो आप लोग उस पर जुल्म ढा रहे हैं। और कहाँ है आपका बेटा, बुलाइए उसे ज़रा। आवाज़ सुनकर राकेश बाहर आया तो आकाश जी बोले, बहुत हाथ पैर चलने लगे हैं तुम्हारे। तुम्हें क्या लगता है कल्याणी के आगे पीछे कोई नहीं है? अभी इसके माँ बाप जिंदा हैं। नहीं पिताजी, आपने केवल एक तरफा बात सुनी है। पूरी बात सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि कसूर आपकी बेटी का है। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम लोगों की। चल बेटी, अपना सामान उठा और चल मेरे साथ। नहीं भाई साहब, ऐसा कदम मत उठाइए, हाथ जोड़ते हुए राजेश के पिता किशन लाल जी बोले। तो राजेश ने कहा, नहीं पिताजी, ले जाने दीजिए इन्हें, अपनी बेटी को। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। देख लिया भाई साहब, क्या कह रहा है आपका बेटा। यही औकात है मेरी बेटी की इस घर में, लेकिन मैं भी इसे छोड़ूंगा नहीं। पुलिस में कंप्लेंट करवाऊंगा, महिला मंडल में शिकायत करूंगा और ऐसी जेल की हवा खिलाऊंगा कि बाहर निकलने को भी तरस जाओगे तुम लोग। इतना कहकर आकाश जी अपनी बेटी कल्याणी को लेकर निकल गए। उधर कल्याणी के मायके में जब यह बात उसके भाई भाभी को पता चली तो वह सुनकर हैरान रह गई। लेकिन माँ पिताजी को उसे लेने जाने से पहले हमसे बात तो करनी चाहिए थी ना। क्या आपको मालूम नहीं कि आपकी बेटी का स्वभाव कैसा है? कल्याणी के भाई रंजन ने कहा। तो संतोषी जी बोली, मुझे सब मालूम है, बहुत अच्छी है मेरी बेटी। कमी उन लोगों में है, मेरी बेटी में नहीं। अभी यह बातें चल ही रही थी कि आकाश जी कल्याणी को लेकर घर के अंदर आए और रोते हुए कल्याणी अपनी माँ के गले लग गई। तो आकाश जी बोले, नहीं बेटी, अब तू नहीं रोएगी। रोएंगी तो वह लोग जिन्होंने मेरे बेटे को खून के आंसू रुलाए हैं। फिर संतोषी जी बोली, हे भगवान, मार मार कर मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल बना दिया है उन लोगों ने। तभी उसकी भाभी पूनम बोली, लेकिन पिताजी, मुझे यह तो बताइए कि कल्याणी को यहाँ लेकर आने से क्या समस्या का हल निकल जाएगा? अपनी बहू की बात सुनते ही संतोषी जी रौब भरी आवाज में बोली, समस्या का हल कैसे निकालना है वह हम जानते हैं, तो ज्यादा दिमाग मत चलाया कर। मेरी बेटी बेचारी भूखी प्यासी है, इसके लिए खाने का इंतजाम करो। उनकी बात सुनकर पूनम चुप करके वहां से चली गई। तभी कल्याणी संतोषी जी से बोली, माँ, भाभी तो कुछ ज्यादा ही बोलती हैं। अरे तू चिंता मत कर बेटी, अब तेरे माँ बाप जिंदा हैं। हम जानते हैं कि हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं है, फिर किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है। अपने बेटे रंजन को कड़वी नजरों से देखते हुए भी बोली। तो रंजन बोला, लेकिन पिताजी, कोई भी कदम उठाने से पहले आपको दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए थी। बेटा, मुझे मालूम है कि तुझे तेरी बहन बोझ लग रही है, इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। वो भले ही तुझे बोझ लगती हो, लेकिन मेरे लिए वो बोझ नहीं है। बड़े आराम से मैं अपनी बेटी को बिठाकर खिला सकता हूँ, आकाश जी ने कहा। तो उनका बेटा वहां से उठकर चला गया। देखा पिताजी, किस तरह से मुंह फुलाकर गया है मेरा अपना भाई, कल्याणी ने कहा। फिर संतोषी जी बोली, तू वो सब छोड़ बेटी, मुझे तो बस इतना पता है कि तेरे बिना 4 दिनों में ही उन लोगों के होश ठिकाने आ जाएंगे। सास तो तेरी है नहीं और ननंद है जो किसी काम को हाथ नहीं लगाती। कौन काम करेगा उस घर का? अरे होश तो उनके मैं ठिकाने लगाऊंगा। सबसे पहले तो मैं बिचौलिए से बात करता हूँ और उनके साथ मिलकर पुलिस में ऐसी शिकायत लगवाऊंगा कि रोते गिड़गिड़ाते तेरे पैरों में आ गिरेंगे वो सब। और बेटी, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तू कमरे में जा और एसी चलाकर आराम कर। पिता के कहने पर कल्याणी कमरे में आराम करने चली गई। शाम के समय जब कल्याणी अकेली बैठी थी तो उसकी भाभी पूनम उसके पास आई और बैठ गई और समझाने लगी, कल्याणी, तुझे क्या लगता है इस तरह पापा के साथ यहाँ आकर क्या तूने अच्छा किया? अच्छा, यहाँ ना आती तो और क्या करती? वहाँ बैठी मार खाती रहती और नौकरानियों की तरह घर के काम करती रहती। अरे इन छोटी छोटी बातों पर अपना घर छोड़कर मायके नहीं आना चाहिए।
अरे भाभी, भैया तो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, तभी आज आप यह बातें कर रही हैं। जिस दिन उन्होंने आपको एक थप्पड़ लगा दिया ना, उस दिन आप भी यही कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगी। मैंने तो अब तक बहुत कुछ सहन किया है और जब पानी सर से ऊपर चला गया तभी यह कदम उठाया है। लेकिन कल्याणी, यूं घर बैठकर कब तक काम चलेगा? अपने ससुराल तो वापस जाना ही पड़ेगा। क्यों, मैं क्यों वापस जाने लगी वहाँ? जब वे लोग सुधरने को तैयार ही नहीं, तो मैं क्यों वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी खराब करूँ? मैं उनसे तलाक लेकर अपनी ज़िंदगी की फिर से शुरुआत करना चाहती हूँ। कोई अच्छा सा लड़का देखकर मेरे माँ बाप मेरी दूसरी शादी करवा देंगे, कल्याणी बोली। तो उसकी भाभी ने कहा, अच्छा, तुम उन्हें गलत बताती हो, और अगर कल को दूसरी शादी करके वे लोग भी ऐसे ही निकले तो क्या तीसरी जगह शादी करोगी? तो कल्याणी बोली, सब लोग एक जैसे नहीं होते भाभी, और वैसे भी कहीं और मेरी दोबारा शादी हो या ना हो, लेकिन मैं उस घर में वापस जाना नहीं चाहती, भले ही मैं सारी उम्र यहीं बैठी रहूं। फिर पूनम बोली, लेकिन कल्याणी, तलाकशुदा जिंदगी जीना आसान नहीं होता। ये कहने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। तुम क्या जानो समाज के लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं, और बेटी को ऐसी हालत में देखकर तो माँ बाप को भी चैन नहीं आता। अपनी भाभी की यह बात सुनकर कल्याणी गुस्से से बोली, तो तुम क्या चाहती हो? मैं इस घर से चली जाऊं? अपने पापा की बात मानकर मैं वह घर छोड़कर उनके साथ उनके घर में आई हूँ, और यह फैसला उन्होंने मेरे लिए सोच समझकर ही लिया है। अभी पूनम कुछ कहने ही लगी थी कि कल्याणी बोली, बस भाभी, मुझे सब कुछ मालूम है। तुम तो चाहती ही नहीं हो कि मैं इस घर में रहूं। इतना कहकर वह वहां से उठकर चली गई। उधर आकाश जी ने फोन किया तो थोड़ी देर में उनका चचेरा भाई जो बिचौलिया था वो भी उनके घर पहुंच गया। अरे रामदेव, किस जन्म का बदला लिया है तूने हमसे? मेरी बेटी तेरी कुछ नहीं लगती थी जो उसका ऐसी जगह रिश्ता करवा दिया, और हमने भी तेरी बात मानकर उसे ऐसे घर में पटक दिया। ऐसी जगह रिश्ता करवाया मतलब? अच्छा भला घर है, घर वाले भी अच्छे हैं, कमी किस बात की है? रामदेव ने कहा। तो आकाश जी बोले, अच्छा, वो लोग मेरी बेटी को मारते पीटते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और तुझे उस घर में कोई कमी नजर नहीं आती? तो कमी क्या हम लोगों में है? अरे भाई आकाश, घर में छोटी मोटी बातें तो हो जाया करती हैं, तो उसे यूं ही सुलझा लेना चाहिए। अरे छोटी मोटी बात नहीं, हाथ उठाया है उसने मेरी बेटी पर। बिठाकर समझा भी सकते थे कि यह गलती है, आगे से ध्यान रखना, लेकिन नहीं, वह तो सीधे मारपीट पर ही उतर आए। अच्छा, उसने हाथ उठाया तो तुम लोगों ने क्या किया? करना क्या था, मैं जाकर ले आया अपनी बेटी को। अपनी दुखी बेटी को वहाँ कैसे छोड़ सकता था? बस यही तो तुम्हारी गलती है कि बेटी ने फ़ोन किया नहीं और जाकर उसे ले आए। तुम्हारी बेटी को उसकी ननद या ससुर ने तो नहीं मारा था ना, उसके पति ने ही हाथ उठाया था, और वो भी कोई बहुत बड़ी गलती की होगी उसने। अगर 1-2 घंटे नहीं जाते तो मामला अपने आप ही शांत हो जाता, और फिर अगर लेने भी गए तो कम से कम बैठकर पूछना तो चाहिए था कि क्या बात हुई। शांति से बैठकर बातचीत करते, तभी तो किसी समस्या का हल निकलता ना। लेकिन तुमने तो पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी देकर मामले को और भी ज़्यादा उलझा दिया। रामदेव, यह बात सुनकर आकाश जी सोच विचार में पड़ गए। फिर रामदेव जी बोले, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तक जो हो गया सो हो गया, अब शांति से अपनी बेटी को उनके ससुराल वापस भेज दो। अरे, इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझे अपनी बेटी को वापस भेजने की बात कर रही हो। अगर उन्होंने वापस उसके साथ मारपीट की तो? देखो भाई आकेश, ठंडे दिमाग से काम लो, जो उचित है मैं वही कह रहा हूँ। मैंने किशन लाल जी से बात की है, अब कोई ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है रामदेव, तुम्हारे कहने पर मैं कल्याणी को वापस भेज देता हूँ, लेकिन अगर दोबारा कोई बात हुई तो मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। रामदेव जी के बार बार कहने पर आकाश जी अपनी बेटी को ससुराल वापस भेजने को तैयार हो गए, और अगले दिन उसे रामदेव जी के साथ उसके ससुराल भेज दिया। अरे चाचा, आप यहाँ कैसे? रामदेव जी को अपने घर में देखकर रंजन बोला। तो रामदेव जी ने कहा, बस बेटा, तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपने आया हूँ। उसी समय कल्याणी घर के अंदर आई तो उसे देखते ही रंजन बोला, नहीं चाचा जी, अब ये इस घर में नहीं रह सकती।
जहाँ से लाए हैं वहाँ वापस ले जाइए। उसी समय किशन लाल जी बाहर आए और बोले, अरे बेटा, यह तो कैसे बातें कर रहा है, वह वापस आ गई है तो तुम भी शांति से अपना घर बसाओ। नहीं पिताजी, आपको मालूम है ना कि कल्याणी के पापा ने हमें क्या कहा था। अरे बेटा, गुस्से में इंसान क्या कुछ नहीं कहता। अब सारी बातों को भूल कर नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। किशन लाल जी ने कहा तो रंजन बोला, ठीक है, लेकिन इसे कह दीजिए कि अगर यहाँ रहना है तो काम तो खुद ही करना पड़ेगा। मेरी बहन इसके हाथ में खाने की थाली नहीं देगी। तो रामदेव जी बोले, अरे यह भी कोई बात हुई, उसका खुद का घर है तो काम क्यों नहीं करेगी। तो किशन लाल जी बोले, अरे ननंद भाभी, मिलकर काम कर लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। बेटी तुम अंदर जाओ। किसी तरह किशन लाल जी ने बात संभाली और अपनी बेटी को आवाज़ देते हुए 2 कप चाय बनाने को कहा। अरे नहीं, अब मैं चलता हूँ, बच्चों का ख्याल रखिएगा, कहते हुए रामदेव जी वहाँ से चले गए। उधर बेटी को ससुराल भेजकर आकाश जी अपनी चारपाई पर आराम फरमा रहे थे। तभी उनके पास उनके साले का फोन आया और बोला, अरे जीजा जी, मुझे पता चला कि कल्याणी बिटिया आई है। हाँ भाई, आई तो थी, अभी थोड़ी देर पहले ही उसे उसके ससुराल वापस भेज दिया है। अरे उन्होंने तुम्हारी बेटी पर हाथ उठा दिया और तुमने उसे वापस भेज दिया। उन लोगों को जेल की हवा खिलानी चाहिए थी। हाँ भाई, चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन अपने भाई के कहने पर मैं समझौता करने को तैयार हो गया। लेकिन जीजा जी, कल्याणी बेटी भी कब तक मार खा खा कर कितने दिन वहाँ रहेगी। घर तो तब बसेगा ना जब दोनों तरफ से कोशिश हो। हाँ भाई साहब, बात तो आप सही कह रहे हैं। आकाश जी बोले तो उनके साले ने कहा, अब अगर वह लोग ठीक से रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस बार उनकी अकल ठिकाने लगवा देंगे कोर्ट केस करवा कर। अगर उन्हें नाक रगड़ने पर मजबूर नहीं किया तो मैं भी लड़की का मामा नहीं। ठीक है जीजा जी, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा। आज कल्याणी को अपने ससुराल आए 2 दिन बीत चुके थे। सुबह के समय किशन लाल जी ने कल्याणी को आवाज़ देते हुए कहा, अरे कल्याणी बेटी, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दो, आज मुझे खेत में जल्दी जाना है। रेखा बेटी तो अपनी परीक्षा देने गई है, नहीं तो मैं उसे कह देता। अपने ससुर की इतनी बात सुनते ही कल्याणी नींद से जागी और गुस्से से पैर पटकते हुए बाहर आई। हाँ तो क्या हुआ, रसोई घर को ताला तो नहीं लगा, खुद जाकर 2 रोटी बनाकर खा सकते हैं ना। मैं यहाँ किसी की नौकरानी नहीं हूँ, जब ऑर्डर दिया और काम करवा लिया। अरे बेटी, इसमें नौकरानी वाली कौन सी बात हो गई, 2 रोटी ही तो बनानी है, 2 रोटियां हो या 4, मुझसे नहीं पकाई जाती। जिसे खानी हो खुद जाकर पका लो, चिल्लाते हुए कल्याणी ने कहा। तो रंजन आवाज़ सुनकर बाहर आया। क्या हुआ पिताजी, आज फिर कोई बात हो गई क्या। अरे बेटा, मैंने तो सिर्फ 2 रोटी पकाने को कहा था। तो फिर, रंजन ने पूछा। तो कल्याणी चिल्लाई, फिर क्या, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ जो इशारों पर नाचती फिरूं। जिसे खाना खाना है खुद जाकर पका ले। कल्याणी के इतना कहते ही रंजन ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ना बेटा, उसे मारता क्यों है, यूं लड़ाई झगड़ा करके अपना घर क्यों बिगाड़ते हो। किशन लाल जी ने अपने बेटे को रोकने की कोशिश की तो कल्याणी उल्टा उन पर ही भड़क उठी। अरे घर तो मेरा तुम लोगों ने बिगाड़ कर रखा हुआ है, इस लड़ाई झगड़े की जड़ सिर्फ और सिर्फ तुम बाप बेटी हो। कल्याणी की इतनी बात सुनते ही रंजन ने गुस्से में आकर उसे एक और तमाचा जड़ दिया। फिर कल्याणी गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली, जिन हाथों से तुमने मुझे मारा है ना, उन्हीं हाथों से जेल की चक्की न पिसवा दी तो मेरा नाम कल्याणी नहीं। कल्याणी ने रंजन को कड़वी निगाहों से देखते हुए कहा। इतना कहते हुए कोमल ने अपना बैग पैक किया और वापस अपने मायके चली गई। उधर उसके मायके में उसकी भाभी पूनम सबके लिए गर्मा गर्म पराठे बनाकर सबको परोस रही थी और परिवार के सभी लोग उसके बनाए खाने की तारीफ कर रहे थे। तभी अचानक अपने सामने कल्याणी को देखकर सभी हैरान रह गए। क्या हुआ बेटी, कैसे आई, आकाश जी ने पूछा। तो कल्याणी रोते हुए बोली, अब मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन बात क्या हुई, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या। बस लड़ाई झगड़ा नहीं, उसने तो आज फिर मुझे मारा। सारा दिन घर का काम करके रात को थक कर सोती हूँ, अगर सुबह थोड़ी देर ज़्यादा सो गई तो इसमें भी उन लोगों को परेशानी है। सुबह सुबह आवाज़ देनी शुरू कर दी कि नाश्ता बना दो। अब क्या मैं उन लोगों के घर की नौकरानी हूँ।
यह बात सुनकर उसकी भाभी पूनम बोली, अरे इतनी छोटी सी बात पर तुम यहाँ चली आई। 2 रोटी ही तो पकानी थी, पका देती। तुम तो रहनी ही दो बहू, अंदर जाकर खाना पकाओ। बेटी तू यहाँ सोफे पर बैठ। तेरे पापा ने बहुत बड़ी गलती कर दी जो रामदेव के कहने पर तुझे वापस भेज दिया। संतोषी जी ने कहा तो कल्याणी रोती हुई बोली, माँ मुझे तो लगता है कि मैं ही पागल हूँ जो वहाँ बार बार मुंह उठाकर चली जाती हूँ। यहाँ किसी को मेरी फिक्र है ही नहीं। नहीं बेटा, यह तो कैसे बातें कर रही है। आकाश जी उसके आंसू पोंछते हुए बोले। तो कल्याणी बोली, आपको क्या पता सारा दिन मैं घर का कितना काम करती हूँ, यह सोचकर कि किसी तरह मेरा घर बस जाए। लेकिन वह लोग तो घर बसाना ही नहीं चाहते। नहीं बेटी, कोई ज़रूरत नहीं है किसी काम को हाथ लगाने की। बेटी है तू मेरी, किसी के घर की नौकरानी नहीं जो सारी उम्र उनकी गुलामी करती रहेगी। संतोषी जी ने कहा तो कल्याणी बोली, बस अब मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो उन पर केस करके ही दम लूंगी। अब मैं किसी के कहने पर वहां नहीं जाने वाली। वे लोग तो हर बार यही सोचते हैं ना कि पहले तो आकर सीना चौड़ा करके अपनी बेटी को ले जाते हैं और उसके बाद खुद ही उसे वापस छोड़ने आ जाते हैं। इस तरह तो सारी उम्र वे मुझ पर अपना हुक्म ही चलाते रहेंगे। बेटी तू चिंता मत कर, अब वही होगा जो तू चाहेगी, आकाश जी ने कहा। तो कल्याणी भड़क उठी, बस पापा आप हमेशा यही कहते हो, लेकिन फिर से मुझे उस नर्क में भेज देते हो। नहीं बेटी, तू कैसी बातें कर रही है। इस बार तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, आकाश जी गुस्से में बोले। तो संतोषी जी ने कहा, मैं तो कहती हूँ कि कोर्ट केस कर दो उन लोगों के खिलाफ और ऐसी ऐसी धाराएं लगवाना कि वह जेल में ही पड़े रहें। अकल ठिकाने आ जाएगी उन लोगों की। उनके जुल्म के कारण मेरी बच्ची बेचारी सूख कर आधी हो गई है। फिर आकाश जी कल्याणी से पूछने लगे, बेटी तूने तो अपना मन बना लिया है ना? कहीं यह ना हो कि कोर्ट केस करके ही तू अपने फैसले से पीछे हट जाए। नहीं पापा, मैं क्यों पीछे हटने लगी। मैं तो खुद उन लोगों से दुखी हूँ। जितनी जल्दी हो सके मुझे तो उन लोगों से छुटकारा चाहिए बस। तो ठीक है बेटी, मैं आज ही वकील से बात करके आता हूँ। इतना कहकर आकाश जी वहाँ से उठकर चले गए। तो कल्याणी बोली, माँ बड़ी भूख लगी है। यह भाभी अभी तक खाना लेकर क्यों नहीं आई? पूनम बहू, खाना नहीं बनाया अभी तक? बना रही हो या रसोई में ही जाकर सो गई हो? अभी लाई माँ जी, कहती हुए पूनम जल्दी से प्लेट में खाना परोस कर ले आई। लो बेटी, आराम से बैठकर खाना खाओ और खाना खाकर अंदर जाकर आराम कर लो, बाकी सब हम लोग देख लेंगे। रात को सारा काम निपटा कर थकी हारी पूनम अपने कमरे में आकर बैठ गई तो देखा उसका पति रंजन अभी तक लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। तो पूनम बोली, अरे थोड़ा बहुत घर पर भी ध्यान दे दिया करो। क्यों, क्या हो गया? रंजन बोला, क्या हो गया? अरे आपको आपके काम से फुर्सत मिले तो बताओ ना। आपकी बहन घर आकर वापस से बैठ गई है और आप उसे कुछ समझाते ही नहीं। तो रंजन बोला, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या मैं उसे घर से बाहर निकाल दूं? नहीं जी, मेरा यह मतलब नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ एक तरफा बात सुन रही हैं। कम से कम उन लोगों की भी बात सुन लो। ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। पूनम, पिछली बार कल्याणी घर आई थी तो मैंने उसे समझा बुझाकर वापस भेज दिया था। अब वे लोग अगर बार बार उसे मारते ही रहेंगे तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? रंजन ने कहा। तो पूनम उसे समझाते हुए बोली, मैं तो केवल इतना ही चाहती हूँ कि उसके पति राकेश को हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर दोबारा उसने कल्याणी पर हाथ उठाया है तो कोई बहुत बड़ा कारण होगा। अब मैं भी तो यहाँ अपने ससुराल में रह रही हूँ। आपने तो कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। कोई ना कोई तो बात ज़रूर है जो ये लड़ाई हो रही है। अरे पूनम, लेकिन वह अपने घर आकर बैठी है। जब उसके आने से बाकी किसी को कोई परेशानी नहीं है तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? मैं तो इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि उसकी तरफदारी करके तुम उसे हमेशा के लिए यहीं बिठा दोगे। अरे अगर अपने मायके में रहकर 2 वक्त की रोटी खा भी लेगी तो तुम्हें इस बात से क्या दिक्कत है? दिक्कत 2 रोटी की नहीं है। अब पिताजी कहते हैं कि मैं कोर्ट केस करूँगा। क्या कोर्ट केस में दुनिया हमारा तमाशा नहीं देखेगी? तो होने दो कोर्ट केस। एक बार पता लगने दो उन लोगों को कि
कैसे किसी की बेटी पर हाथ उठाया जाता है। अरे पता उन्हें नहीं, पता तो आप लोगों को लगेगा। कोर्ट केस में परेशानी तो आप लोगों को भी होगी, ढेरों पैसे खर्च होंगे, सो अलग। मैं तो बस इतना कहती हूँ कि कम से कम एक बार उन लोगों की बात तो सुन लो। केवल अपनी बेटी की बात सुनकर फैसला लेना सही नहीं है। अरे जब उन लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों जाएं उनसे बात करने। उसे तलाक दिलवा कर हम उसकी शादी कहीं और कर देंगे। अभी उसकी कौन सी उम्र निकल चुकी है। अच्छा बस यही काम करते रहेंगे। वहाँ से लाकर यहाँ बिठा दिया और यहाँ से ले जाकर दूसरी जगह में भेज दिया। क्यों अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सोच समझकर फैसला लो। अरे मुझे सब पता है, उसके यहाँ रहने से तुम्हें तकलीफ हो रही है। तुम्हारा काम बढ़ गया है ना, इसलिए तुम यह सब बोल रही हो। और वैसे भी सही गलत देखने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। तुम अपने काम से मतलब रखो बस। इतना कहकर रंजन करवट बदलकर सो गया। अगले दिन सुबह सुबह पूनम ने कपड़े धोने की मशीन लगा दी और सबके लिए नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी। सब्जी बनाकर जैसे ही घर के पीछे के आंगन में कपड़े सुखाने के लिए गई तो वहीं कल्याणी अपनी किसी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसे मालूम नहीं था कि उसकी भाभी उसके पीछे ही खड़ी है। बात करते हुए कल्याणी बोली, नहीं यार, अब तो मैं उस घर में बिल्कुल वापस नहीं जाऊंगी। सारी उम्र क्या घर के काम ही करती रहूं। यहाँ आराम से अपनी मर्जी से सुबह उठती हूँ, हाथ में खाना मिलता है, जब जिस चीज़ की फरमाइश करती हूँ वह चीज़ हाजिर हो जाती है। फिर मैं उस घर में क्यों जाऊंगी। ऐसा कहते हुए कल्याणी हंसने लगी। उसकी कुटिल आवाज़ सुनकर पूनम के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। फिर कल्याणी बोली, अरे भाभी का क्या है, उसे तो आदत है दिन भर घर का काम करने की। उसकी क्या मजाल है जो मेरे माँ बाप के आगे जुबान भी खोल सके। इतनी बात सुनकर पूनम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बोली, अच्छा तो यह बात है, तुम वहाँ से सिर्फ इसलिए आई हो कि तुम्हें वहाँ काम ना करना पड़े और यहाँ रहते हुए तुम्हारी ऐश ही ऐश है। तो कल्याणी बोली, देखो भाभी, यह घर मेरे मम्मी पापा का है और मैं पूरे हक से इस घर में रह सकती हूँ। आप कौन होती हैं मुझे कुछ कहने वाली। अच्छा अब मुझे समझ में आया कि आपको इतनी जलन क्यों हो रही है। मैं आराम से बैठी हूँ और आपको दिन भर काम करना पड़ता है। जलन तो होगी ही, लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं है आपके पास। काम तो करना ही पड़ेगा आपको। कल्याणी की इतनी बात सुनते ही क्या बोली, अच्छा हुआ जो तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। बहुत सेवा कर ली तुम्हारी, बहुत खिला दिया तुम्हें बिठाकर। अब तुझे खुद ही अपनी रोटी पकानी पड़ेगी और फिर खानी पड़ेगी। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर तुम्हारी सेवा में लगी रहूँ। तो कल्याणी बेशर्मी से बोली, ठीक है भाभी, अगर आप नहीं बनाओगी तो माँ बना देगी। तो पूनम बोली, अरे कुछ तो शर्म कर, इस उम्र में माँ से काम करवाओगी। जानती भी हो तुम्हारे कारण माँ और पापा कितने परेशान हैं और तुम अपना घर उजाड़ कर यहाँ बैठी हो। फिर कल्याणी ने कहा, अच्छा भाभी, मैं अपना घर उजाड़ कर यहाँ बैठी हूँ, आपको क्या लगता है। तो कम से कम आप तो अपना घर संभालो, जाओ काम करो अपना। मैं तो अपना घर संभाल ही रही हूँ। तुम्हारी तरह हर 2 दिन बाद अपना बैग उठाकर अपने मायके नहीं चली आती। अभी यह बातें चल ही रही थी कि वहाँ रंजन आया और बोला, अरे क्या हुआ पूनम, क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हो, क्यों मेरी बहन को दुखी कर रही हो। अच्छा मैं आपकी बहन को दुखी कर रही हूँ या इसने हम सबको परेशान कर रखा है। पूनम चिल्लाई तो कल्याणी बोली, इसे तो मेरे यहाँ रहने से परेशानी है। अच्छा तो क्यों ना हो परेशानी, क्या मैं नौकर हूँ जो सारा दिन इस घर का काम करती रहूँ। अगर तुम्हारी बहन इस घर में रहेगी तो मेरे साथ घर का सारा काम करवाएगी। इतना सुनते ही रंजन ने अपनी पत्नी पूनम को एक तमाचा लगा दिया। यह देखकर कल्याणी बोली, अरे भाई, एक थप्पड़ से तुम्हारी पत्नी नहीं सुधरने वाली, कम से कम 2-4 तो इसे लगाने ही चाहिए। तो रंजन अपनी पत्नी पूनम से बोला, अगर इस घर में तुम्हें रहना है तो चुपचाप रहो, नहीं तो निकल जाओ मेरे घर से। अपने पति का व्यवहार देखकर पूनम हैरान खड़ी रह गई, लेकिन अब उसने भी तय कर लिया था कि वह इस घर में एक नौकरानी की हैसियत से अब नहीं रह सकती। वह
अपने कमरे में गई और सामान पैक करने लगी। जैसे ही अपना बैग लेकर वह बाहर निकलने लगी तो उसे जाते देख आकाश जी और संतोषी जी हैरान रह गए। अरे बहू, यह कहाँ जा रही हो? छोटी छोटी बातों पर यूं बैग उठाकर मायके नहीं चले जाया करते, संतोषी जी बोली। तो पूनम ने कहा, अच्छा, आज आपको यह छोटी सी बात लग रही है, और जब बात आपकी बेटी पर आती है तब आपके ये विचार कहाँ चले जाते हैं? तो आकाश जी बोले, लेकिन बेटी, बात क्या हुई, यह तो बताओ हमें। देखिए पापा जी, ज़्यादा बात तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि अब इस घर में मैं नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। अच्छा, तो तुझे हमारी बेटी से दिक्कत है? आकाश जी ने कहा। तो पूनम बोली, अरे मुझे आपकी बेटी से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वह तो अपने आप में ही एक परेशानी है। अरे माँ बाप तो अपनी बेटी को समझाया करते हैं, उसका घर बसाने की सोचते हैं, लेकिन आप लोग कि बेटी कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें तो घर में होती रहती हैं, लेकिन यहाँ तो आप ही उसका घर उजाड़ने में लगे हुए हैं, और उसके घर के साथ साथ मेरा घर भी उजड़ रहा है। क्या आज तक मैंने आप लोगों के सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात की है? लेकिन आज बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहू की बात सुनकर आकाश जी बोले, तो ठीक है, अगर तुम्हें हमारी बेटी से इतनी ही परेशानी है तो जाओ अपने घर, हम अपनी बेटी को बिठाकर खिला सकते हैं। इतनी बात सुनकर पूनम वहाँ से निकल गई। पूनम के जाने के बाद संतोषी जी बोली, अरे ये आपने क्या किया? बेटी का घर तो उजड़ ही चुका था, अब तो हमारे बेटे का घर भी खराब हो रहा है। तो आकाश जी ने कहा, होता है तो हो, जाने दो, लेकिन मेरी बेटी को कोई परेशान करे यह मैं बिल्कुल सहन नहीं करूँगा। एक सप्ताह बीत चुका था। संतोषी जी, जिन्हें पहले से ही अस्थमा की शिकायत थी, सारा दिन घर का काम करते करते उनकी तबीयत और भी बिगड़ने लगी, जिस कारण उन्होंने अपनी बेटी कल्याणी को खाना बनाने और कपड़े धोने को कह दिया। अब तो घर का काम करते करते कल्याणी की आंखें बाहर आने लगी थी। बड़ी मुश्किल से सारा काम निपटा कर बैठती तो संतोषी जी बोली, बेटी कल्याणी, तेरे पापा को गैस की शिकायत हो रही है, उनके लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दे। इतना सुनते ही कल्याणी गुस्से से बोली, माँ, आप लोगों ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है, इतना काम तो आप खुद भी कर सकती हैं ना। लेकिन बेटी, एक सप्ताह हो गया तेरी भाभी को यहाँ से गए हुए, अब तक तो मैं ही काम कर रही थी ना। 2 दिन तुझे काम क्या करना पड़ा तो तू मुझे बातें सुनाने लगी। बातें ना सुनाऊं तो और क्या करूं माँ, थक गई हूँ मैं इस घर का काम करते करते, कल्याणी ने कहा। तो उसकी माँ बोली, ठीक है बेटा, थोड़ी देर आराम कर ले, उसके बाद बना देना। तो कल्याणी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, सुबह से आप भी तो आराम ही कर रही हैं, तो आपसे ज़रा सी खिचड़ी भी नहीं बनाई जाती? बेटी, मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं ही बना लेती, बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। अरे खिचड़ी बनानी है, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, थोड़ा सा चल फिर लोगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। तभी आकाश जी बाहर आए और बोले, अरे कल्याणी बेटी, मेरे लिए 1 गिलास पानी तो गर्म कर देना, मुझे दवाई खानी है, और हाँ, यह मेरा कुर्ता पैजामा भी इस्त्री कर देना, मुझे ज़रा बाहर जाना है। ऐसा कहते हुए आकाश जी ने अपने कपड़े कल्याणी को दे दिए। लेकिन काम करने की बात सुनते ही कल्याणी गुस्से से फूट पड़ी। जिसे देखो दिन भर कल्याणी कल्याणी के नाम की रट लगाए रखते हैं, 2 मिनट भी चैन से नहीं बैठने देते मुझे। सुबह से पूरे घर का काम कर कर के थक गई हूँ। अरे बेटी, यह तू कैसी बातें कर रही है? तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुझे कह दिया काम करने को। पिता की इतनी बात पर कल्याणी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया, अब मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी, और फिर अपने पिता के कपड़े अपनी माँ की ओर फेंकते हुए बोली, पकड़ो इसे, मुझसे नहीं होते स्त्री विस्त्री, और पैर पटकते हुए अपने कमरे में सोने चली गई। अपनी बेटी का यह व्यवहार देखकर आकाश जी और संतोषी जी हक्के बक्के से खड़े रह गए, और वह सोचने पर मजबूर हो गए, तुम्हारी बेटी का दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस तरह की बातें कर रही है? हमने तो आज तक कभी उससे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, इतना प्यार दिया था हमने अपनी बेटी को, और अब बहू के जाने के बाद यह हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है। तो संतोषी जी ने कहा, इसके कारण हमारी बहू भी नाराज़ होकर अपने मायके चली गई है। उसके माँ बाप को एक बार फ़ोन करके देख लेते हैं, क्या पता वह वापस आ जाए।
तो आकाश जी बोले, समझ नहीं आता क्या करूं, इधर यह परेशानी है तो दूसरी ओर कोर्ट केस में वकील इतना पैसा मांग रहे हैं कि अब तो जेब भी खाली होने लगी है। कितने ही लोगों से सलाह ले चुका हूँ, सबने यही कहा कि अपने बेटे को ससुराल समझा बुझा कर भेज दो। न जाने किसकी नज़र लग गई है हमारे घर को। अच्छे भले हंसी खुशी से हम लोग रह रहे थे। जब से कल्याणी लड़ झगड़ कर यहाँ आई है तब से हमारे घर की शांति ही खत्म हो गई है। अब तो मुझे लगता है कि हमने अपनी बेटी को यहाँ लाकर कोई गलती कर दी है। जिस तरह से यह कैंची की तरह जुबान चलाती है, मुझे तो यही लगता है कि सारा कसूर इसी का निकल कर आएगा। मैं जाकर गांव के सरपंच से बात करता हूँ। इतना कहकर आकाश जी अपने बेटे रंजन को साथ लेकर सरपंच के पास गए और सारी बात बताते हुए बोले, मैं कोर्ट केस में हाथ तो फंसा बैठा, लेकिन अब वकील मुंह खोल कर पैसे मांग रहे हैं। इतना पैसा मैं कहाँ से लेकर आऊँ? तो सरपंच जी बोले, अरे भाई, यह केस वेस सब छोड़ो और अपनी बेटी को उसके ससुराल वापस भेज दो। अरे सरपंच जी, यह कैसी बातें कर रही हैं? वह लोग फिर से मारना शुरू कर देंगे तो सरपंच जी बोले, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो स्पष्ट तौर पर तुम्हारी गलती नजर आ रही है। आकाश जी सरपंच जी की यह बात सुनकर हैरान रह गए। अरे, हमारी गलती कैसे हो गई? अपनी बेटी को मार खाते देखकर कोई माँ बाप कैसे सहन कर सकते हैं? तो रंजन बोला, जरा सी लड़ाई हुई थी ना कि पिताजी ने कल्याणी को लाकर घर पर बिठा दिया। किसी के सुनते ही कहाँ है पिताजी? तो सरपंच जी बोले, अच्छा बेटा रंजन, अगर तेरे पिताजी किसी की नहीं सुनते तो तूने क्या किया? तूने भी तो अपनी पत्नी को मार पीट कर भगा दिया। यह बात सुनकर रंजन की नज़रें नीचे झुक गई। तो सरपंच जी बोले, और हाँ भाई आकाश, अब तुम ही देख लो, साक्षात अन्नपूर्णा जैसी तुम्हारी बहू जो दिन रात तुम्हारी सेवा करती थी, उसे भी नहीं छोड़ा तुम्हारी बेटे ने। 4 दिन में ही अपने भाई भाभी में फूट पड़वा दी उसने। तो अपने ससुराल वालों का वह क्या हाल करती होगी। और वैसे भी मैं किशन लाल जी और उनके बेटे को अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं वो। लेकिन सरपंच जी, अब आप हमें सही सलाह दीजिए कि हमें आगे अब क्या करना है? आकाश जी ने कहा। तो सरपंच जी बोले, मेरी तो यही सलाह है कि सबसे पहले अपनी बेटी को समझाओ कि उसे ससुराल में कैसे रहना चाहिए, क्योंकि सारी गलती उसी की है, और उसे अच्छी सीख देकर उसके ससुराल लेकर जाओ। यह सुनकर आकाश जी बोले, अरे लेकिन मैं उन लोगों से कैसे नज़रें मिलाऊंगा? अरे भाई आकाश, नज़रें तो मिलानी ही पड़ेंगी और उनसे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। इस बात को समझो, आखिरकार बेटी तुम्हारी है और बेटी का घर बसाने और उजाड़ने में माँ बाप का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। और हाँ, एक बात और, जाकर अपनी बहू से भी माफ़ी मांगो और उसे सम्मान के साथ अपने घर वापस ले आओ। सरपंच से बात करके आकाश जी जैसे ही अपने घर वापस जाने लगे तो संतोषी जी पूछने लगी, क्या हुआ जी? क्या कहा सरपंच जी ने? वह सब मैं बाद में बताता हूँ, सबसे पहले मुझे एक ज़रूरी काम करना है। ऐसा कहते हुए आकाश जी कल्याणी के कमरे में गए और उसे खींचकर 2 तमाचे जड़ दिए। तभी संतोषी जी कमरे में आई और बोली, यह क्या किया आपने? अपनी बेटी पर ही हाथ उठा दिया। तो आकाश जी बोले, तुम पूछ रही थी ना सरपंच जी ने क्या कहा? सरपंच जी ने भी यही कहा है कि गलती तुम्हारी बेटी की है, जिसकी वजह से दोनों घर उजड़ रहे हैं। और कल्याणी, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, कल मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़कर आऊँगा, और उसके बाद अगर तुमने वहाँ ज़्यादा चूचपड़ की या किसी से बदतमीज़ी से बात की तो आगे के लिए सोच लेना, अपनी हालत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। और हाँ, घर का एक एक काम तुम खुद करोगी। अगर मुझे वहाँ से कोई शिकायत मिली तो अच्छा नहीं होगा। कल से तेरे जाने के बाद मैं अपने घर की लक्ष्मी को इस घर में वापस लेकर आऊँगा, जिसे तेरे कारण इतने दुख सहन करने पड़े। और हाँ, लड़ झगड़ कर यहाँ वापस आने के बारे में तो सोचना भी मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।